हरियापुर गांव में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। एक पुरानी सी झोपड़ी में लोहार माधव अपनी पत्नी राधा और बेटी चमकी के साथ रहता था। वो अपनी दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी राधा ने चिंता से उसे कहा, आखिर कब तक हम गरीबी में जीवन बसर करते रहेंगे माधव? आपके पास वो ताकत है जो लोहे को भी झुका दे, लेकिन हमारी आमदनी ना के बराबर है। अरे धैर्य रखो राधा, धैर्य। जो मनुष्य ईश्वर पर विश्वास रखता है ना, उसकी किस्मत जरूर बदलती है। और मुझे यकीन है मेरा समय भी बदलेगा, देखना। गांव वाले हर बात पर सलाह लेने आते हैं तुमसे, लेकिन किसी को भी तुम्हारी गरीबी पर तरस नहीं आता। हाँ, मैं लोहार हूं राधा, पर हाथ फैलाना नहीं जानता। हाँ, गांव वाले मुझसे सलाह लेने इसलिए आते हैं क्योंकि मुझे लालच नहीं है। जिस दिन लालच आ गया, मैं भी औरों के जैसा हो जाऊंगा, समझी ना? चलो अब मैं जाता हूं। माधव अपने औजार उठाकर दुकान की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद माधव दुकान पर बैठा ही था कि गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। अरे माधव! अरे भाई, मेरे घोड़े की नाल टूट गई है, क्या ठीक कर दोगे क्या? अरे मुखिया जी, ये भी कोई पूछने की बात है? यही तो मेरा काम है। चलिए, शाम को खुद नाल ठीक करके आपके घर ले आऊंगा, ठीक है ना? अरे लेकिन इस बार क्या है ना कि माधव, मेरा हाथ थोड़ा सा तंग है, अभी कीमत नहीं दे पाऊंगा। ओहो, अगर देंगे तो अच्छा, नहीं देंगे तो और अच्छा, कोई बात नहीं। अरे आप गांव के मुखिया हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। हाँ, वाकई में तुम सचमुच में बहुत अच्छे लोहार हो माधव। जैसा तुम्हारा काम साफ है, वैसे ही तुम्हारा मन साफ है। गांव में और भी लोहार हैं, लेकिन कोई भी तुम जैसा नहीं है। चलो, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। माधव काम में लग गया। अब शाम ढलने लगी थी। माधव लोहार मुखिया के घोड़े की नाल ठीक करके धीरे धीरे उसकी हवेली की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मुखिया बलदेव और सुखदेव के साथ किसी गंभीर चर्चा में डूबा हुआ था। मुखिया ने माधव को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अच्छा हुआ माधव जो तुम आ गए। मैं तो अपने नौकर को तुम्हें बुलाने के लिए भेजने ही वाला था। माधव ने चारों ओर की गंभीरता को भांप लिया और संजीदगी से बोला, क्या बात क्या है मुखिया जी? आपके बलदेव चाचा और सुखदेव के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है, क्या बात? हाँ, तुम सही समझे माधव। तुम तो हमेशा से समझदार रहे हो और तुम्हारी सलाहों ने गांव का भला ही किया है हर बार। तभी बलदेव ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, असल में बात यह है माधव कि गांव की सीमा पर एक भेड़िया दिखाई दिया है, मगर यह कोई सामान्य भेड़िया नहीं है। कद काठी में बड़ा, आंखों में खून की प्यासी चमक, और अब तक कई यात्रियों को मार चुका है वो। हाँ, और अब गांव वाले डरे हुए हैं, कोई भी यात्रा करने के लिए तैयार ही नहीं है, और इसीलिए व्यापार ठप पड़ गया है। हम सोच रहे थे कि हम सब गांव वाले मिलकर इसे खत्म कर दें। राज दरबार को भी खबर भेजी थी वैसे तो, पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। अब हम सबको ही कुछ न कुछ करना होगा। यही तो बात है। तो अब तुम बताओ माधव, क्या किया जाए? माधव लोहार कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में सोच की गहराई थी। फिर वो शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, देखिए, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हैं? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब यह है कि हम कुछ ना करें, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें? हाँ, देखिए मुखिया जी, मैंने सुना है कि वो भेड़िया आम भेड़ियों के जैसा नहीं है। कहते हैं उसमें चीते जैसी फुर्ती है और उसके दांत शेर से भी पैने हैं। अगर हम गांव वाले यूं ही बिना योजना के उसकी ओर गए ना, तो हमारी एक छोटी सी गलती हम सबको मौत के घाट उतार सकती है।
और अगर वो गलती हो गई तो वो भेड़िया गांव के भीतर आ जाएगा अलग से। फिर हम सबके लिए बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो माधव। अब मुझे भी लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तब तक गांव वालों से कह दीजिए मुखिया जी कि कोई भी गांव की सीमा की ओर ना जाए, भूल से भी नहीं। चलिए, नमस्ते। माधव इतना कहकर वहां से चला गया। अगली सुबह जैसे ही माधव की आंख खुली, उसने देखा कि मुखिया उसके घर में खड़ा था। मुखिया जी, आप सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? अरे, तुमने जो कल कहा था वो एकदम सही निकला माधव। गांव की सीमा से एक शिकारी दल गुजर रहा था। उस भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन वो शिकारी बहादुर निकले। कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने उस भेड़िए को मार गिराया। हाँ, लेकिन शिकारी ने बताया कि वो भेड़िया आम भेड़िया नहीं था। उसे मारने में उनके भी पसीने छूट गए। अगर हम गांव वालों को भेज देते तो शायद, बाप रे बाप, कोई भी लौट के नहीं आता। माधव, वाकई में तुम्हारी सूझबूझ ने हम सबको बचा लिया है। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। माधव लोहार अपने औजारों के साथ दुकान पर चला गया। वो हाथ में एक टेढ़े मेढ़े लोहे के टुकड़े को थामकर हथौड़े से उस पर बार बार चोट करने लगा। तभी वहां गांव का युवक रतन आ पहुंचा। माधव, मेरे घोड़े की नाल टेढ़ी हो गई है, इसे अभी ठीक कर दो। हाँ, कुछ देर में कर दूंगा। घोड़े की नाल यहाँ छोड़ दो, मैं बना दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, ये नाल मुझे अभी चाहिए। मैं इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। माधव का हथौड़ा हवा में ही रुक गया। वो चौंक कर रतन की ओर देखने लगा। उसकी नजरें धीरे धीरे उस नाल पर टिक गईं। कुछ क्षण बाद वो नाल को हाथ में लेकर गौर से देखने लगा। तुम व्यापार के सिलसिले में गांव से बाहर रहते हो ना? हाँ, ये तो सारा गांव जानता है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं एक लोहार हूं और लोहे को बड़े अच्छे से पहचानता हूं। ये जो नाल तुम लेकर आए हो, ये सामान्य नाल नहीं है। ये विजयनगर राज्य में बनाई जाती है, खास तौर पर वहां के राजा भैरव के सेनापति के घोड़ों के लिए। और तुम जानते हो ना, केशव नगर और विजयनगर में कितनी पुरानी दुश्मनी है। राजा विक्रम और राजा भैरव एक दूसरे की जान के प्यासे हैं और दोनों राज्यों के लोगों का एक दूसरे की सीमा में आना जाना मना है। तो फिर रतन, ये नाल तुम्हारे पास कैसे आई? रतन अचानक घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपने काम से काम रखो माधव, फालतू की बात ना करो। तभी वहां मुखिया आ पहुंचा। अरे क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध क्यों है, हैं? मुखिया जी, रतन झूठ बोल रहा है। कहता है कि यह व्यापार के लिए बाहर जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आदमी विजयनगर के राजा भैरव का जासूस है। अरे, माधव ने मुझे पहचान लिया, लेकिन अगर राजा विक्रम को पता चल गया तो वो तो मुझे और मेरे परिवार को मार डालेगा। हाँ। मुखिया चुप रहा, फिर माधव की तरफ देखकर बोला, माधव, बताओ तुम क्या सुझाते हो? देखिए मुखिया जी, आपको राजा विक्रम को इस बात की सूचना देनी चाहिए या फिर रतन को खुद राजा विक्रम के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि अगर राजा विक्रम को शक हुआ तो वो पूरे गांव को सजा देंगे। मुखिया थोड़ी देर सोचते हुए बोला, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहां बात एक परिवार की जान का है। मैं ये राज अपने सीने में रखूंगा, रतन से एक वादा लेकर कि अब वो कोई जासूसी नहीं करेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गांव शांत दिख रहा था। कुछ दिन बाद केशव नगर के 2 सैनिक गांव में पहुंचे। इस गांव का मुखिया कौन है? मैं हूं, मैं। क्या तुम रतन को जानते हो? हाँ, अरे वो हमारे गांव का ही है। वो करता क्या है, ये बताओ। वो एक व्यापारी है। लगता है कि मुखिया भी इस सब में शामिल है। रतन को पकड़ कर लाओ। कुछ ही पलों में रतन को पकड़कर लाया गया। वो बुरी तरह घबराया हुआ था। मूर्ख कहीं के,
तुम मुखिया होकर एक गद्दार का पक्ष ले रहे हो? हमें सूचना मिली है कि रतन विजयनगर को महत्वपूर्ण राज भेज रहा था, है? और अब हमें शक है कि तुम भी इसमें शामिल हो। तभी वहां माधव दौड़ता हुआ आया। रुको 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 रुको, देखो मुखिया जी का इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि हमें पता चल गया था कि रतन जासूस है, लेकिन उसने हमसे वादा किया था कि अब वो गद्दारी नहीं करेगा। मुखिया जी ने चुप रहना उसी मानवीयता के तहत चुना था, ताकि उसका परिवार बच जाए, बस। झूठे बहाने हैं ये। राजद्रोह की सजा मौत है, मौत। इस समय रतन को माफ नहीं किया जा सकता। तुरंत ही रतन को वहीं मार दिया गया। यह पूरा गांव गद्दार है। आग लगा दो गांव में, लगा दो आग। दोनों सैनिकों ने गांव में आग लगा दी। चारों ओर भगदड़ मच गई, चीख पुकार गूंजने लगी। मुखिया और माधव को पकड़ लिया गया। अब तुम दोनों राजा विक्रम के सामने पेश किए जाओगे। देखते हैं उसके न्याय से कौन बचता है। कुछ देर बाद दोनों सैनिकों ने माधव लोहार और गांव के मुखिया को दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। महाराज, ये दोनों जानते थे कि रतन आपके राज्य की जासूसी कर रहा था, फिर भी इन्होंने आपको कुछ नहीं बताया। हमने इन्हें इसी अपराध में बंदी बनाया है और आपके समक्ष पेश किया है महाराज। तुम्हें कैसे पता चला कि ये दोनों रतन की सच्चाई पहले से जानते थे, हैं? महाराज, इसे इन्होंने स्वयं स्वीकार किया था और मुखिया ने रतन के परिवार को बचाने की खातिर ये बात छिपा ली। राजा विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी दृष्टि से माधव की ओर देखकर बोला, बड़ी विचित्र बात है माधव। तुम्हें मालूम था कि सच बोलना तुम्हें मृत्यु तक ले जा सकता है, फिर भी तुमने सत्य नहीं छोड़ा। महाराज, मेरा विश्वास है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, झूठ की उम्र कम होती है, सत्य कठिन होता है, पर अंतिम विजय उसी की होती है। लेकिन तुम्हारा यही सत्य आज तुम्हें मेरे सामने अपराधी बनाकर खड़ा कर रहा है। महाराज, अगर धैर्य हो तो सत्य कभी बोझ नहीं बनता महाराज, वो तो आत्मा का श्रृंगार होता है, और एक दिन यही सत्य भाग्य को भी बदल देता है। इसे अपने विश्वास पर बहुत घमंड है ना? ठीक है सैनिकों, इसे उठाओ और कारागार में डाल दो। देखते हैं सत्य इसे कितनी राहत देता है। ले जाओ इसे। माधव को सैनिकों ने पकड़ लिया। और मुखिया, इसे अभी के अभी मृत्यु दंड दे दो। ले जाओ। सारी गलती मेरी थी माधव। माधव, तू सही था। काश मैंने तेरी बात मान ली होती तो आज गांव ना जलता, ना मैं मरता। हे भगवान। दोनों सैनिकों ने मुखिया को वहीं पर मार डाला। माधव को घसीटते हुए कारागार में डाल दिया गया। इधर राधा और किरण अपने जले हुए घर में बैठी हुई रो रही थीं। माँ, पिताजी को तो पकड़ लिया गया। मुझे नहीं लगता राजा उन्हें अब जीवित छोड़ेगा। नहीं बेटी, मेरा मन कहता है वो जरूर लौटेंगे। हमें यहीं रुकना होगा। गांव तो खाली हो रहा है माँ, सब लोग छोड़कर जा रहे हैं। कुछ गांव वाले अब भी रुके हैं और जब तक उम्मीद है हम भी रुकेंगे। इधर कारागार के अंधेरे कोने में माधव सलाखों के पीछे सोच में डूबा था। तभी एक भारी आवाज उसके कानों में गूंजी। तुम यहाँ कैसे आए? माधव चौंक कर देखने लगा। साधु महाराज, आपको भी राजा विक्रम ने कैद किया है क्या? राजा विक्रम एक क्रूर शासक है। जब मैंने उसकी हस्तरेखाएं देखी तो सच कह दिया कि अगर उसने अपनी क्रूरता नहीं छोड़ी तो उसका अंत निश्चित है। ओ, तो आपने भी सत्य कहा और कारागार में आ गए। मैंने भी वही किया। खैर, मुझे कोई पछतावा नहीं साधु महाराज, सिर्फ गांव की बर्बादी और मुखिया की मौत का दुख है मुझे। साधु तुरंत माधव का हाथ पकड़कर उसे गौर से देखता हुआ बोला, तुम लोहार जरूर हो, लेकिन तुम्हारे हाथों की रेखाएं बता रही हैं तुम एक दिन सम्राट बनोगे। सम्राट?
अरे मैं तो एक साधारण लोहार हूँ साधु महाराज, कहाँ इतने बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो आप। पर तुम्हारे कर्म असाधारण हैं और यही कर्म तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएंगे जहां से सत्य राज करेगा। मैंने जो कहा वो केवल भविष्यवाणी नहीं, नियति है। तुम सम्राट बनोगे। ये रेखाएं झूठ नहीं बोलती माधव। एक सैनिक हांफता हुआ अंदर आ पहुंचा। अरे अरे तुम दोनों जल्दी से यहाँ से निकलो, पीछे के द्वार से भाग जाओ। अरे भाग जाओ भाग जाओ। अरे लेकिन हुआ क्या सैनिक, ये अचानक भाग जाओ क्यों? राजा भैरव, विजयनगर का क्रूर राजा, उसने केशव नगर पर हमला किया और राजा विक्रम मारे जा चुके हैं और अब भैरव स्वयं सिंहासन पर बैठ गया है। उसने आदेश दिया है कि सारे बंदियों को मृत्यु दंड दिया जाए। राजा विक्रम मारे गए? हाँ, राजा विक्रम मारे गए। हाँ, और अब अगर तुम यहाँ रहे तो भैरव की तलवार तुम पर भी चलेगी। अरे मेरा कहा मानो तो तुम इस राज्य को ही छोड़ दो। अरे भाग जाओ भाग जाओ। मेरी बात याद रखना माधव, तुम्हें नियति तुम्हारी मंजिल तक जरूर ले जाएगी। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारे हाथों में सम्राट बनना लिखा है। साधु तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। माधव धीरे धीरे कारागार से बाहर निकल गया। गांव के पास टूटी फूटी जली झोपड़ी के सामने उसकी पत्नी राधा और बेटी किरण बैठी थी। माधव को देखकर राधा दौड़कर उसके पास आ पहुंची। मुझे विश्वास था आप जरूर लौटेंगे। हाँ राधा, लेकिन अब समय नहीं रहा, हमें तुरंत ये गांव छोड़ना होगा। चलो। पिताजी, लेकिन क्यों? क्या हुआ? देखो, राजा विक्रम मारा गया और अब राजा भैरव सत्ता में है और वो और भी क्रूर है। अगर किसी को पता चल गया कि मैं बंदी गृह में था तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। तो क्या हम भाग जाएंगे पिताजी? क्या ऐसा कोई राज्य नहीं जहां हम चैन से रह सके? माधव की आंखें भर आईं। हमें चलना होगा अभी। कुछ घंटों बाद माधव, राधा और किरण धीरे धीरे घने जंगल के अंदर चले जा रहे थे। पिताजी, और कितना चलना होगा? मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ बेटी चिंता मत करो। ये जंगल किसी न किसी राज्य की सीमा में लगे होंगे। मैं वहां जाकर फिर से लोहार का काम करूंगा। मैं अपने परिवार को भूखा नहीं मरने दूंगा। चिंता मत करो, चलो। मुझे नहीं लगता हम जीवित जंगल से बाहर निकल पाएंगे। तभी माधव को एक तालाब दिखाई दिया। वहां तालाब है, तुम लोग पानी पी लो, चलो। किरण झुककर पानी पीने लगी। तभी दो नकाबपोश वहां आ पहुंचे। हम दोनों डाकू हैं। कौन है तू? मेरा नाम माधव है। मैं एक लोहार हूँ और ये मेरी पत्नी राधा और मेरी बेटी किरण है। दूसरे डाकू ने बिना कुछ कहे माधव के सिर पर प्रहार कर दिया। माधव जमीन पर गिर गया। पहले डाकू ने राधा को धक्का दिया। वो पत्थर से टकराकर बेहोश हो गई। कौन हो तुम और ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे कहा ना, हम डाकू हैं। अब हम तेरी बेटी को अपने अड्डे में ले जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। छोड़ो उसे, छोड़ो। चिंता मत कर, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, समझा? हमें बस एक औरत चाहिए जो खाना बना सके। दोनों किरण को घसीटते हुए ले गए। माधव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद माधव की आंख खुली तो उसने देखा राधा पास में रो रही थी। राधा, किरण कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? माधव उसकी आंखों में देखकर सारी घटना बताते हुए बोला। हाँ, उन्होंने किरण को उठा लिया, पर राधा, हमने किसी का बुरा नहीं किया। ईश्वर हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा, तुम देखना। राधा फूट फूट कर रोने लगी। अगर उन्होंने मेरी बच्ची के साथ कुछ कर दिया तो? नहीं 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 नहीं, मैं अपनी बेटी को जरूर ढूंढ निकालूंगा। हाँ, चलो 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 चलो, अब एक एक पल कीमती है। चलो
माधव और राधा पागलों की तरह अपनी पुत्री किरण को तलाशने लगे। माधव और राधा थक चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में केवल एक चिंता थी, अपनी बेटी को ढूंढने की। वो पेड़ों के बीच से गुजरते रहे। तब अचानक माधव की नजर एक वृक्ष के नीचे बैठे व्यक्ति पर पड़ी। वो अच्छा भोजन कर रहा था और उसके वस्त्र बहुत ही सुंदर और कीमती थे। देखो राधा, वहां कोई आदमी बैठा है। चलो उससे पूछते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए। चलो चलो चलो। दोनों उसके पास पहुँचे। माधव और राधा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम दोनों हो कौन और इस घने जंगल में कर क्या रहे हो हैं? मैं एक लोहार हूँ और ये मेरी पत्नी राधा है। हम अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकले हैं। ओहो, पर ऐसा क्या हो गया है? माधव ने सारी बात उसे विस्तार से बताई, कैसे डाकुओं ने उसकी बेटी को उठाया और वो कुछ नहीं कर पाया। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों झलक रही थीं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन चोट लगने के कारण मैं बेहोश हो गया और वो अचानक आए और हमारी बेटी को उठा ले गए। पता नहीं उसके साथ क्या कर रहे होंगे, कहाँ ले गए होंगे उसको। व्यापारी कुछ क्षणों तक सोच में डूब गया, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ, समझ गया। वैसे मैंने इस इलाके के डाकुओं के बारे में तो सुना है। वो बहुत अनुशासित होते हैं, औरतों का बहुत सम्मान करते हैं। अगर उन्होंने कहा है कि तुम्हारी बेटी को सिर्फ खाना बनाने के लिए ले जाया गया है, तो वो ऐसा ही करेंगे। उसका कोई अनादर नहीं होगा, वो सुरक्षित होगी। लेकिन फिर भी है तो बेटी, ढूंढना तो पड़ेगा। ओह, तुम्हारी बात मान भी लूं, लेकिन फिर भी उन्हें क्या हक है मेरी बेटी को उठाकर ले जाने का? उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं मित्र, चलो मैं तुम्हें उनके ठिकाने तक ले चलता हूँ। चलो। तुम जानते हो उनका ठिकाना कहाँ है? हाँ, मैंने कहा ना, मैं एक व्यापारी हूँ। जंगल में रुकना पड़ता है और कई बार डाकुओं से मेल जोल भी रखना पड़ता है। तीनों चल पड़े। वो रास्ता घना और लंबा था। राधा की चाल धीमी पड़ती जा रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में सिर्फ अपनी बेटी की छवि थी। कई घंटों की पैदल यात्रा के बाद व्यापारी उन दोनों से बोला, बस अब डाकुओं का इलाका ज्यादा दूर नहीं है। क्यों ना थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे विश्राम कर लिया जाए? हाँ, लेकिन जब ठिकाना पास ही है तो रुके क्यों? चलिए ना, जल्दी पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हारी बेटी को लेकर ही लौटूंगा। लेकिन देखो, तुम्हारी पत्नी भी बहुत थक गई है, उसे थोड़ा आराम चाहिए। थोड़ा उसके बारे में भी सोचो। तभी राधा ने माधव से कहा, माधव, मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ। जहाँ से हम चले थे वहीं पास में तो तालाब था, वहीं से पानी भर लेते। व्यापारी माधव की ओर देखकर बोला, हाँ, यहाँ से दाहिनी ओर एक तालाब है, तुम वहाँ से पानी ले आओ। माधव राधा की ओर देखने लगा। अरे चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी मेरी बहन की तरह है, वो सुरक्षित है। मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा, ठीक है ना? जाओ जाओ, आराम से पानी लेकर आओ, जाओ। माधव व्यापारी की बातों में आकर पानी लाने चला गया। उसके जाते ही व्यापारी ने, चल चल, अब मेरे साथ चल, तू चल चल। क्या? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरे पास एक बहुत आलीशान हवेली है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ ना, वहाँ नौकर नहीं मिलते। अब तू वहाँ पे काम करेगी और बदले में मैं तुझे 2 वक्त की रोटी दिया करूँगा। वैसे भी तेरी बेटी को डाकू तो ले ही गए हैं, उन डाकुओं का मिलना बहुत मुश्किल है, समझी क्या? अरे चल तो मतलब तुमने झूठ बोला? तुम डाकू का ठिकाना नहीं जानते? हाँ, तो सच बोला, आधा झूठ बोला। अब सुन, आधा सच ये है कि सच में इस इलाके के डाकू औरतों का सम्मान करते हैं। तेरी बेटी उन डाकुओं के हाथों में सुरक्षित है। और आधा झूठ ये है कि मेरा उन डाकुओं से कोई संबंध नहीं। मैं ना ही उन डाकुओं का ठिकाना जानता हूँ और ना ही मैं उनसे मिला हूँ।
और तेरा पति एक मंद बुद्धि लोहार है, कुछ समझ ही नहीं पाया। अब चल, वरना मैं तेरे पति को जान से मार दूंगा। चल। डर और लाचारी में वो चलने को मजबूर हो गई। कुछ समय बाद जब माधव पानी लेकर लौटा तो उसकी पत्नी वहां नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, आवाजें लगाई, लेकिन कुछ नहीं मिला। राधा, 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 राधा। अरे, तो ये भी एक धोखा था। भगवान, भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी बेटी डाकुओं के पास, मेरी पत्नी उस व्यापारी ने छल से ले ली मुझसे, और मैं अकेला रह गया। क्या यही सजा है सच्चे इंसान की? क्या यही इनाम है ईमानदारी का? क्या भगवान, क्या है ये? वो वृक्ष के नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। वो एक टूटा हुआ इंसान था जिसके पास अब कुछ नहीं बचा था। हे भगवान, सब कुछ तो छिन गया। पत्नी, बेटी, जीवन, गांव, सब कुछ तो छिन गया। अब तो ये जीवन ही व्यर्थ लग रहा है भगवान। तभी वहाँ वही साधु प्रकट हो गया। आप यहाँ? आप तो कारागार में मिले थे ना मुझसे? माधव, तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तेरी किस्मत में सम्राट बनना लिखा है, लेकिन ये तभी होगा जब तू धैर्य रखेगा। तेरी पत्नी और बेटी तुझे फिर से मिलेंगे। जंगल में नहीं, यहां इस दिशा में बढ़। समय तेरा इंतजार कर रहा है, जल्दी से जा। इतना कहकर साधु गायब हो गया। माधव चुपचाप आगे की ओर बढ़ गया। माधव ने लंबी यात्रा तय की और एक विशाल राज्य के द्वार पर पहुंचा, जहां उसका भाग्य करवट लेने वाला था। माधव एक यात्री से बोला, हाँ भाई साहब, ये कौन सा राज्य है? तुम नहीं जानते? ये किशनगढ़ राज्य है। बहुत विशाल है। कई छोटे छोटे राज्य इसके अधीन आते हैं, समझे? लेकिन यहाँ इतना सन्नाटा क्यों? राजा सूरज बीमार है। युद्ध में किसी ने उन पर अजीबो गरीब लोहे के हथियार से वार किया था। घाव कभी भर नहीं पाया। अब हर वैद्य हार मान चुका है। क्या किसी को नहीं पता कि उस पर हमला किस हथियार से किया गया था? अब राजा हर लोहार को बुलवाता है, पर जो जवाब ना दे पाए उसे मौत के घाट उतार देता है। इतने में पास खड़ा एक सैनिक आगे बढ़ते हुए उनके पास आ पहुंचा। क्यों, तू लोहार है ना? चल महाराज के पास चल। माधव कुछ कह नहीं पाया। उसका चेहरा गुमसुम था। सैनिक उसे राजमहल की ओर ले गया। कक्ष में केवल राजा सूरज था, घायल, थका हुआ और क्रोधित। जैसे ही माधव अंदर गया, राजा चौंक पड़ा। तुम? अरे तुम बाहर कैसे आए? महाराज, ये एक लोहार है। ये बता सकता है कि किस शस्त्र से आप पर वार हुआ था। राजा चुपचाप अपना घाव दिखाने लगा। महाराज, ये कोई सामान्य लोहा नहीं है। ये ज्वालामुखी की राख और पत्थर से बना है। इस शस्त्र से कोई भी वार अमर घाव छोड़ता है। इसका उपचार नहीं है महाराज। अरे ले जाओ, इसे कारागार में डाल दो और सुबह इसे मार देना। बंद कर दो इसे इस अंधी काल कोठरी में। ले जाओ। माधव को धक्का मारकर अंदर फेंका गया। वहां पहले से एक लाश पड़ी थी। माधव जैसे ही पास गया, ठिठक गया। लाश हूबहू उसकी जैसी थी। हाँ, ये कैसे हो सकता है? हाँ। अचानक रंग बिरंगी किरणें चमकने लगी। वही साधु प्रकट हुआ। उसका चेहरा गंभीर था। ये मृत व्यक्ति राजा सूरज का छोटा भाई है आदित्य। वर्षों से यहाँ बंद है। कोई नहीं जानता इस रहस्य को सिवाय राजगुरु के। लेकिन वो भी अब अंतिम सांसों पर है। और आश्चर्य की बात यह है कि राजा सूरज सिंह के छोटे भाई को केवल राजगुरु और राजा सूरज सिंह ही पहचानते हैं, क्योंकि राजा सूरज सिंह ने कुछ समय पहले ही इस राज्य के
राजा को मारकर इस राज्य पर कब्जा कर लिया था। अब मेरी बात गौर से सुनो। जब सैनिक तुम्हारे पास आएंगे तब वो उस समय तुम्हें राजा सूरज सिंह का छोटा भाई समझेंगे और तुम्हें उनसे यही कहना है, समझे? हाँ, लेकिन साधु महाराज, ये तो झूठ होगा। झूठ नहीं, नियति है। यही राज्य तुम्हारा होगा। चुपचाप चुप रहो, सच मत बताओ, नहीं तो ये राज्य फिर किसी और क्रूर राजा के हाथों में चला जाएगा। साधु के हाथों से रोशनी निकलने लगी। साधु गायब हो गया। राजा सूरज की मृत्यु हो चुकी थी। सैनिकों में हलचल थी। राजगुरु ने सैनिकों को बुलाया और कहा, एक रहस्य है। राजा सूरज का भाई, उसे रिहा करो। वही उत्तराधिकारी है। इतना कहकर राजगुरु ने अंतिम सांस ली। सैनिक दौड़ते हुए काल कोठरी पहुंचे। वहां 2 शरीर मिले, एक जीवित, एक मृत। ये 2 हैं। एक तो मर चुका है, लेकिन दोनों एक जैसे दिखते हैं। अरे जो जीवित है वही तो असली होगा ना। और ये मरा हुआ लोहार है। लोहार भला क्या जिंदा बचेगा क्या? कल इसी को तो यहाँ बंद किया गया था। राजा आदित्य, जो असल में माधव था, अब पूरी तरह राज्य की व्यवस्था में व्यस्त हो चुका था। लेकिन उसके मन का कोना अब भी अधूरा था। वो अपनी पत्नी और पुत्री की तलाश में था। मेरा आदेश है कि राज्य के चारों ओर जितने भी डाकू छिपे हैं, उन सबको पकड़कर लाया जाए। कोई भी बख्शा ना जाए। लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। सैनिक डाकू के इलाके में घुस गए। डाकू एक एक कर पकड़े गए। महल लाया गया। सैनिकों को छोटी लड़की भी मिली। राजा आदित्य अपनी पुत्री को देखकर पहचान गया। किरण अपने पिता को सम्राट बना हुआ देखकर चौंक पड़ी। मगर तभी माधव किरण के पास पहुंचा और आहिस्ता से बोला, अभी कुछ मत कहना। इन्हें बिल्कुल भी शक मत होने देना कि मैं तुम्हारा पिता हूं। अब तुम सुरक्षित हो, समझे मेरे बच्चे? चलो, अब बस तुम्हारी माँ को ढूंढना और बाकी है। इतना बोलकर माधव लोहार सैनिकों की ओर देखकर बोला, ये सभी डाकू जो निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, उनका मेहनत से कमाया हुआ धन छीन लेते हैं, इन सबको मृत्यु दंड दिया जाता है। ले जाओ इन्हें। माधव की खोज अभी अधूरी थी। उसकी पत्नी अब भी कहीं गुम थी। कुछ दिन बाद एक अजनबी व्यापारी राज दरबार में आ पहुंचा। मैंने सुना है कि नया राजा बहुत न्याय प्रिय है। मैं उनके दरबार में आभूषण और घोड़े बेचना चाहता हूँ। जैसे ही राजा आदित्य की नजर उस पर पड़ी, उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। वो उसके नजदीक जाकर बोला, ओ, मैंने तुझे पहचान लिया। तू वही व्यापारी है ना जिसने मेरी पत्नी को उठाया था, है ना? तुम तो वो लोहार थे, माधव लोहार। ये कैसे संभव है? अब मैं इस राज्य का सम्राट हूं, राजा आदित्य। सैनिकों, इसे तुरंत कारागार में बंद करो। ले जाओ इसे। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हाँ, मैंने ही उठाया था तुम्हारी पत्नी को। वो मेरे घर में है, वो अभी जिंदा है। देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सैनिक तुरंत उस व्यापारी की बात सुने बिना उसे घसीटते हुए ले गए। रात को माधव व्यापारी से मिलने कारागार में अकेले पहुंचा। व्यापारी कांपते हुए एक स्थान का नाम बताने लगा। राजा आदित्य उसी रात कुछ सैनिकों के साथ निकल पड़ा। एक गांव में बनी हवेली में माधव की पत्नी मिली। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखें अब भी जीवित थीं। माधव उसे अपने महल में ले आया। महल में अपनी पुत्री को देखकर वो बुरी तरह से चौंक पड़ी और खुश होते हुए माधव से बोली, ये सब क्या है? तुम तो एक लोहार थे, तुम राजा कैसे बन गए? और किरण कैसे मिली?
माधव अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए बोला। और इस तरह से मैं एक सम्राट बन गया। लेकिन इस रहस्य को कभी किसी को मत बताना, क्योंकि साधु महाराज ने बताने के लिए मना किया था। ये सुनकर राधा और माधव की पुत्री किरण मुस्कुराने लगी और उस दिन के बाद वो तीनों राजसी जीवन व्यतीत करने लगे।